वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज अ पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, पूरी सीरीज चल रही है और इसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ब्रिटिश की भारत में विजय के क्या कारण थे, ऐसे कौन से कॉजेस थे जिसके कारण ब्रिटिश सक्सेस हुए भारत में विस्तार की नीति अपनाने में, शासन करने में और भारत को गुलाम बनाने में। तो लास्ट वीडियो में यहाँ तक देखा। नेक्स्ट टॉपिक है अंग्रेजों की बंगाल विजय। तो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, ये हम देखने वाले हैं कैसे बंगाल पर विजय अंग्रेजों के द्वारा प्राप्त की गई, कैसे बक्सर का युद्ध हुआ और फिर इसके बाद इलाहाबाद की संधि के द्वारा इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार ले लिए और कहीं ना कहीं ये काफ़ी बड़ी सफलता इनके लिए देखी जा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। मुगल शासन के अधीन बंगाल एक समृद्ध सूबा था और बंगाल के नवाब इस पर शासन करते थे। बंगाल के नवाब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के शासक थे। बंगाल से यूरोप में बड़ी मात्रा में निर्यात भी होता था। ठीक है ना, निर्यात होना मतलब हमारे यहाँ से सामान जाता था, यूरोप जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल में व्यापारिक रुचि बहुत ज़्यादा थी। अब जब निर्यात होगा तो मतलब बेसिक सी चीज़ है कि यहाँ से अगर हो रहा है एक्सपोर्ट तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अच्छा खासा देखने को सुविधाएं हैं या फिर कहें कि चांसेस हैं कि यहाँ से व्यापार और बढ़ाया जा सकता है, कच्चा माल अवेलेबल है। तो यही लालच इनको भारत में विस्तार की नीति अपनाने में सबसे बड़ी इनकी लालच ही थी कि इनको भारत से लाभ हो रहा था, कच्चा माल मिल रहा था अच्छा खासा, जिसको ये अपने यहाँ जाकर बेचते भी थे और फिर वो बनी वहाँ पर जो चीज़ें थी उनको लाकर उनको इंपोर्ट करके भारत में अच्छा खासा पैसा कमाते थे। तो यहीं से माल ले जाते थे, अपने यहाँ बनाते थे, भारत में दुगने तिगने दामों पर उनको बेचते थे विदेशी माल की तर्ज पर और बहुत लाभ कमाते थे। तो ये कारण था। तो इनकी शुरुआत से ही रुचि रही, बंगाल में रुचि थी, इनका नज़र कह लें कि पहले से इनका इंटरेस्ट दिख रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में बहुत ज़्यादा। तो बंगाल वॉज रिचेस्ट प्रोविंस अंडर मुगल गवर्नेंस एंड नवाब ऑफ बंगाल रूलर ओवर इट। तो पहले मुगलों का यहाँ पर शासन हुआ करता था और मुगल गवर्नेंस के अंतर्गत आता था। नवाब ऑफ बंगाल यहाँ के नवाब होते थे, बंगाल पर शासन करते थे। नवाब ऑफ बंगाल वॉज रूल ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तीनों के यहाँ इनके पास अधिकार थे। बंगाल में भी ये करते थे और बिहार और उड़ीसा के अधिकार थे। देयर वॉज अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम बंगाल टू यूरोप। ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वेरी मच कॉमर्शियल इंटरेस्टेड इन बंगाल। ठीक है ना, व्यापारिक रूप से काफ़ी रुचि रखती थी बंगाल में। मुर्शीद कुली खान, शुजाउद्दीन, सरफराज खान, अलीवर्दी खान, ये क्रम दिया गया है कि सबसे पहले मुर्शीद कुली खान थे, बंगाल की इन्होंने जो है स्थापना की, यहाँ पर बंगाल में इन्होंने शासन किया। फिर शुजाउद्दीन आए, फिर सरफराज खान आए, फिर अलीवर्दी खान आए। इन शासकों के शासन काल में बंगाल ने अभूतपूर्व प्रगति की। अंडर द रूल ऑफ दीज रूरल बंगाल मेड अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस। तो बहुत ज़्यादा तरक्की, अभूतपूर्व तरक्की इनके द्वारा यहाँ पर करी गई बंगाल की। अच्छा शासन किया इन्होंने। बंगाल के लगभग सभी गवर्नरों ने, जो गवर्नर थे बंगाल के, उन्होंने अंग्रेजी कंपनी के विशेषाधिकारों का जमकर विरोध किया क्योंकि इससे खजाने को अत्यधिक नुकसान हो रहा था। तो लगभग सब ने विरोध किया। यहाँ तक हमने इसको देखा। इसके बाद आगे दिया गया है कि कंपनी ने अपने व्यापार विशेषाधिकारों के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग भी किए। कंपनी को जो व्यापारिक विशेषाधिकार दिए गए थे, कंपनी ने उसका दुरुपयोग किया, उनका कहें कि उनका अनयूज़ किया, मिसयूज़ किया एक तरीके से। ठीक है ना, उन अधिकारों का। अंग्रेजों के जो नवाब थे, इनकी अनुमति के बिना कलकत्ता की किलेबंदी भी शुरू कर दी। ठीक है, द इंग्लिश फोर्टिफाइड कलकत्ता विदाउट द नवाब्स परमिशन, नवाब की परमिशन नहीं ली और किलेबंदी शुरू कर दी। कंपनी ने कृष्णदास, जो एक भगोड़ा था, को शरण दे दी। और ब्लैक होल त्रासदी भी यहाँ पर सामने आती है। ब्लैक होल त्रासदी के बारे में आपने भी, अगर आप जो प्रश्न वाली MCQ वाली सीरीज़ है वो पढ़ रहे हैं, उसमें आप देख रहे हैं तो उसमें आपने पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ कि एक छोटा सा कमरा था जिसमें कई सारे इन लोगों को भर दिया गया था, अंग्रेजों को भर दिया गया था और यहाँ पर दम घुटने से काफ़ी लोगों की मौत भी हो गई थी। क्लाइव ने मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ, बंगाल के एक प्रभावशाली बैंकर और ओमी चंद के साथ गठबंधन किया था। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी सेना का गवर्नर था। इसके द्वारा मीर जाफर यहाँ पर बंगाल के यहाँ पर नवाबों की तरफ से थे। राय दुर्लभ, जगत सेठ, इनके साथ एक क्या है समझौता कर लिया, गठबंधन कर लिया और ओमी चंद के साथ। अब ये लोग क्या करते थे, अंग्रेज कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो अपने साइड करेंगे ही। फिर जिसको क्या कहा जाता था, धोखेबाज कहा जाता था। ये लोग क्या करते थे, अंग्रेजों के साथ मिल जाते थे और फिर जो हमारे यहाँ के लोग होते थे, कहते हैं या भारत के जो नवाब होते थे, उनकी शक्ति कमज़ोर हो जाती थी। साजिश के कारण मुट्ठी भर बल ने नवाब की 50,000 टुकड़ी को हरा दिया था। नवाब को बंदी बना लिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। प्लासी के बाद अंग्रेजों ने
वस्तुतः एक बंगाल के व्यापार और वाणिज्य पर एकाधिकार कर लिया था। प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। 1757 में ही अंग्रेजों ने बंगाल के व्यापारिक और वाणिज्यिक एकाधिकार यहाँ पर हासिल कर लिया था। ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ, मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया। अब मीर जाफर को जब इन्होंने अपने साइड किया तो फिर मीर जाफर यहाँ पर नवाब बनाए जाएंगे। इन्होंने जब अंग्रेजों का साथ दिया तो फिर अंग्रेजों ने इनको नवाब बना दिया। उन्होंने बड़ी बड़ी रकम और अंग्रेजी परगना की 24 परगना जमीन भी दे दी। इस युद्ध में भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी गई। कलकत्ता पर अंग्रेजों की संप्रभुता को मान्यता मिल गई। अब कलकत्ता पर इनका अधिकार हो गया। बंगाल के अंदर ही तो आता है कलकत्ता। अंग्रेजों की सैन्य वर्चस्व भी यहाँ पर देखा कि अंग्रेजों की जो सेना है अच्छी खासी सेना है कि नवाब की 50,000 सेना पर भी इन्होंने जीत हासिल कर ली। मीर कासिम मीर जाफर के बाद नवाब बन गए। मीर जाफर अंग्रेजी हस्तक्षेप से नाराज हो गए थे, कुछ गुस्सा हो गए थे। ठीक है, तो मीर जाफर वॉज अनॉयड बाय इंग्लिश इंटरफेरेंस। इन्होंने कुछ इंटरफेरेंस किया जिसके कारण ये गुस्सा हो गए। तो यहाँ पर मीर कासिम बिकम नवाब आफ्टर मीर जाफर। ये क्रम पूछ लेते हैं तो क्रम याद रखें कि पहले मीर जाफर बने फिर मीर कासिम बने। किसके बाद, प्लासी के युद्ध के बाद 1757 के बाद 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जून 1757 में। मीर कासिम ने विवादों को सुलझाने के लिए 1760 में अंग्रेजों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किया। मीर कासिम अच्छा नवाब था। इसने क्या किया, इसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी भी स्थानांतरित कर ली ताकि जो अंग्रेजी सेना है या फिर ब्रिटिश के लोग हैं वो ज़्यादा दखल अंदाजी ना कर पाए शासन में और ये अच्छे से जनता का ख्याल रख सके या फिर अच्छे से बंगाल पर शासन कर सके। मीर कासिम ने अंग्रेजों के लिए कठपुतली के रूप में कार्य नहीं किया जैसे कि वे उम्मीद कर रहे थे। तो दस्तक के दुरुपयोग से कर राजस्व में भारी नुकसान भी हुआ। मीर कासिम ने भारतीयों को भी मुफ्त व्यापार की आज्ञा दे दी किंतु अंग्रेजों ने इसका विरोध किया। अब देखो कर में ही रह रहे हैं तो अब मीर कासिम अच्छा नवाब था। इसने क्या किया, भारतीयों को भी मुफ्त में व्यापार करने की, मुक्त रूप से फ्रीली वो अपना जो है कर पाए व्यापार, उसकी अनुमति दे दी। लेकिन अंग्रेजों ने विरोध किया। अंग्रेजों ने कहा नहीं, हमें बस ये अधिकार होना चाहिए, भारतीयों को ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो 1763 में क्या हुआ, अंग्रेजी और मीर कासिम के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया। अब जब मीर कासिम की नीति अंग्रेजों को भाएंगी नहीं, इन्हें अच्छी नहीं लगेंगी तो फिर युद्ध होगा ही। तो 1763 में इनके बीच युद्ध हुआ। मीर कासिम अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं को 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के द्वारा पराजित कर दिया गया। तो यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया है कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था इसमें अंग्रेजों की तरफ से कौन था, तो अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो था। अभी तक आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लाइव था, ठीक है ना, तो क्लाइव आया था, इसके बाद फिर से क्लाइव आया, लेकिन क्लाइव इसकी संधि करने आया था। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी 1765 में, 1765 में, उस समय क्लाइव आया। लेकिन इस समय जब युद्ध हुआ बक्सर का तो उस समय हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में हुआ था। तो एक तरफ अंग्रेजी सेना थी, दूसरी तरफ क्या थे, मीर कासिम थे जो कि बंगाल के नवाब, अवध के नवाब थे यहाँ पर, और शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय यहाँ पर शामिल थे। तो एक तरफ 3 लोग थे और एक तरफ अंग्रेजी सेना थी। तो यहाँ पर इनके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा पराजित इनको कर दिया गया था। ये लोग पराजित हो गए थे। न केवल बंगाल के नवाब बल्कि भारत के मुगल सम्राट भी अंग्रेजों से हार चुके थे। अब जब हार गए तो यहाँ पर फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है, इलाहाबाद की संधि होती है। अब इस संधि से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उसको बड़ा ध्यान से देखें। 2 संधियां यहाँ पर होती हैं, एक अवध के नवाब के साथ हुई और दूसरी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ होती है। नवाब शुजाउद्दौला किन चीज़ों पर सहमत होते हैं, इलाहाबाद और कारा को सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया जाए। ये नवाब शुजाउद्दौला के साथ संधि हुई थी जो कि अवध के नवाब थे। ठीक है ना, तो इन्होंने कहा कि इलाहाबाद और कारा सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दो। कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए का भुगतान इन लोगों को करना था। बनारस के जमींदार का उनके राज्य पर पूर्ण अधिकार हो गया। इसके अलावा शाह आलम द्वितीय ने सहमति किन चीज़ों पर व्यक्त की, तो शाह आलम द्वितीय इस पर राजी हो गए कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपए की वार्षिक भुगतान के एवज में दे दिया जाए। मतलब 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान इनको किया जाएगा और इसके एवज में ये दीवानी अधिकार दे देंगे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। ठीक है ना, क्योंकि इस पर इन्हीं का अधिकार होता था। प्रांतों के निजामत कार्य जो सैन्य, रक्षा, पुलिस और न्याय प्रशासन है, इसके बदले में कंपनी को 53 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों पर शाह आलम द्वितीय राजी हो गए थे और ये अवध के नवाब के साथ संधियाँ हुई। तो ये 2 संधि होती हैं, एक होती है अवध के नवाब के साथ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, एक दूसरी होती है शाह आलम द्वितीय के साथ जो कि मुगल शासक थे। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये संधि 1765 में हुई थी, बक्सर के युद्ध के बाद जब 1764 में युद्ध हुआ था। डेट भी याद रखनी है। तो यहाँ तक आपने देखा कि यहाँ पर ये जो संधि है इसके लिए रॉबर्ट जो क्लाइव है वो आया है। अब क्लाइव के द्वारा यहाँ पर डुअल गवर्नमेंट भी आई। रॉबर्ट क्लाइव ने सरकार की दोहरी प्रणाली की शुरुआत की, यानी कि 2 शासन, कंपनी और नवाब।
कंपनी शासन करेगी, नवाब करेगी। दीवानी और राजस्व एकत्र करने का अधिकार कंपनी के पास था और निजाबत यानी प्रशासनिक जिम्मेदारी नवाब के हाथ में दे दी। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर प्रायोरिटी इन्हीं की थी, मतलब जो ब्रिटिश चाहेंगे वही प्रशासन करेगी। तो इनके पास दीवानी और राजस्व एकत्र करने के अधिकार थे, पैसा इनके पास था, प्रशासनिक जिम्मेदारी दे दी नवाब को। कंपनी के पास जिम्मेदारी के बिना सारी शक्तियां थी, जबकि नवाब के पास शक्ति के बिना सभी जिम्मेदारियां थी। ठीक है ना, तो एक प्रकार से आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर कितनी कमजोर स्थिति नवाब की हो चुकी थी। वॉरेन हेस्टिंग ने इसे 1772 में समाप्त कर दिया था। अब इस दोहरी प्रणाली को भी इन्हें समाप्त कर दिया, मतलब नाम मात्र की जो शक्ति नवाब के पास थी वो भी चली गई थी यहाँ पर। ठीक है, तो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग आ गए थे, इनके द्वारा इसको समाप्त कर दिया। यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव इलाहाबाद की संधि के बाद आए थे, जहाँ पर कुछ इन्होंने अधिकार मतलब प्रशासनिक जिम्मेदारी इनको दी थी कि आप थोड़ा बहुत करते रहें, मतलब रहे कि अब जो शासक होता है उसको भी रहता है कि कुछ ना कुछ रहे उसके पास। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी कि इस प्रकार से बंगाल इनके हाथ से चला गया, मुगलों के हाथ से, जो नवाब थे उनके हाथ से, मुगल शासन के हाथ से चला गया और अंग्रेजी सेना के पास बंगाल का अधिकार चला गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार इनके पास चले गए। ठीक है, इसके बाद मैसूर के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी को फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए गए हैं, उन पर कॉल करेंगे तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के लगातार हर एग्जाम के लिए, चाहे आरओ का एग्जाम हो, ठीक है ना, या फिर आपका पीसीएस के तहत होने वाला बीईओ का एग्जाम हो, या फिर आपका यूपी SSS के तहत होने वाला कोई भी एग्जाम हो, जूनियर असिस्टेंट का, बीडीओ का एग्जाम हो, ठीक है, पीईटी आपका हो, कोई भी एग्जाम हो, किसी के लिए भी आप प्रैक्टिस क्विज, टेस्ट सीरीज या फिर आप स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। अभी हमारा RAS यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है, जिसमें अपडेटेड मटेरियल और टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्विज, सारा कुछ एक ही जगह पर आपको दिया गया है। आपके विद डाउट भी उसमें क्लियर किए जाएंगे और सारी चीज़ें आपको अवेलेबल रहेंगी। तो अगर आप राजस्थान PSC की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।